हमारे साथ तरुणजीत लाल वर्मा जी मौजूद हैं, सीनियर काउंसिल हैं और सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने जब राम मंदिर की लड़ाई थी तो उसमें ये शामिल थे। अब हम इनसे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बाय लॉज है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का, उस बाय लॉज का वायलेशन हुआ है। क्या वायलेशन हुआ है ये खुद उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपने पूरी डीड पढ़ी है, आपको क्या लगता है किन किन चीज़ों का वायलेशन हुआ जिसकी वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है? पहली बात तो जब ये ट्रस्ट फेम हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रस्ताव से और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, इसमें जो अभी वर्तमान में कई अपॉइंटमेंट हुए हैं जिसपे कुछ लोग कह रहा है कि आउटसोर्सिंग से लिया गया, जबकि जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है या ट्रस्ट सोसाइटी एक्ट है उसमें ये प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी काम करते हैं अगर ट्रस्ट के तहत तो एक रेजोल्यूशन पास होता है, उसको हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव जब पास होता है वो उसके लिए एक पूरा कोरम होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी का, वो 2/3 मेजॉरिटी उस रेजोल्यूशन को पास करेगी और उस आमुक आदमी के नाम जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तब उस काम को दिखाते हुए उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये प्रोसीजर है। हमको लगता है कि इसमें यहाँ कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया, सारे प्रोसीजर को दरकिनार करके और व्यक्तिगत लाभ या कोई चीज़ को देखते हुए मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपॉइंट किया वहाँ पे। टीवी9 भारतवर्ष पर जिस तरह के खुलासे हुए हैं उसमें इस तरह की बातें सामने आ रही है कि नोट गिनने वाले जो भी लोग थे उसमें से कुछ लोगों ने ये बात कही है कि उनको सिर्फ सिफारिश के आधार पर नौकरी दे दी गई और उनका आई कार्ड तक नहीं बना। आपको क्या लगता है कि ये बायलॉज का उल्लंघन है? एकदम क्लियर कट बायलॉज का उल्लंघन है। चूँकि मैं भी कई ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, कई स्कूल की सोसाइटियों से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ तो कोई चीज़ परचेज करना होता है उसके लिए भी रेजोल्यूशन पास होता है और प्रॉपर पास होता है और उसके लिए बाकायदा एक आदमी को प्राधिकृत किया जाता है। आपने भी देखा होगा कई कंपनियां होती हैं और उनके एजेंट्स लोग जाते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या कोई काम करते हैं तो उनको भी द्वारा भी एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता उनको है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपॉइंटमेंट लेटर वो या तो लैंड परचेज करते हैं या फिर काम करते हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें सारे जो कानून नियम थे उसको दरकिनार करके ट्रस्ट क्षेत्र ने इसको लिया है। अभी हम एक एफआईआर की बात कर रहे हैं जो तीर्थ क्षेत्र की तरफ से एफआईआर करवाया गया है, उसमें कई नामों के आगे अज्ञात है, उसके पीछे क्या वजह लग रही है? अब ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है। एक तो टुन्नू यादव है, उनके नाम के आगे श्री लिखा है तो अजीब सा लगता है कि श्री लगा हुआ है, इतना इज्जत दी जा रही है और किसी के पिता का नाम नहीं पता है, ये और आश्चर्य का विषय हमको लगता है। तो इसमें कुछ तो है और लगता है कि कुछ कोई बड़ी चीज़ है, जो बड़ा व्यक्ति या बड़ा मछली जो प्रशासन पे एक अदृश्य प्रभाव बना के हर चीज़ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है कि क्या किसी का आई कार्ड नहीं होना या प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होना जिसकी वजह से उसका नाम, पता, एड्रेस, पिता का नाम एफआईआर में मौजूद नहीं है, ये हो सकता है या फिर कुछ और? नहीं, इसकी वजह यह है कि इस केस को किसी भी कीमत पे हल्का करना है। बहुत सीधी सी बात है कि अगर आपके घर चोरी होती है और माल बरामद अगर मेरे घर से होता है तो आप तुरंत रिकवर करके उसकी इन्वेंट्री बनाएंगे और तुरंत एक एफआईआर लॉन्च करेंगे। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ एक ऐसा चीज़ है, आप कागज़ में ही देख लीजिए कि बचाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि जो भी अपॉइंटमेंट हुआ उसका एक प्रॉपर आई कार्ड बनना चाहिए था, जो आई कार्ड नहीं बना जिसकी वजह से भी इस तरह के भाई भतीजाबाद और तमाम तरह की चीज़ें हुई? निश्चित है, जिस अपॉइंटमेंट एक प्रॉपर प्रक्रिया होनी थी। मेरा मानना है कि इसमें किसी दो एक आकर नाम देना जो ट्रस्टियों का, वो गलत है। इसमें सारी ट्रस्टी इन्वॉल्व मैं मानूंगा। क्यों कि अगर वो ट्रस्ट में थे और उनको भगवान ने, कहा जाता है कि सर देख के सरदारी मिलती है, और भगवान ने उनको दिया अगर भार और अगर उसको देख नहीं रहे वो हैं तो सबसे बड़ा अपराध वो लोग भी कर रहे हैं। तो मेरा कहना कि 15 ट्रस्टी में जैसे 5 एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, 10 वो हैं, तो 15 के ऊपर केस बनता है। और एक बात और मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपने केस सुना होगा इस्माइल फारूकी का केस, जो वर्डिक्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, वो 5 जजेस बेंच का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आया था 24/10/94 को। उसका पैरा 59 आप देखिएगा, उसमें ये कहा गया था कि भविष्य में कभी कोई जीतता है कोई पक्ष तो जब ट्रस्ट फेम होंगे, ऑर्डिनेंस जो आया है, यानी ऑर्डिनेंस कौन, 33 ऑफ 93, यानी ऑर्डिनेंस के लागू होने के बाद का ही व्यक्ति कोई भी ट्रस्ट का इसमें मेंबर होगा। अगर आप देखेंगे एक बात अहम कि 15 अगस्त 89 को श्री राम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ था जिसमें कई ट्रस्टी थे, जिसको एकदम ओपन है, दैट इज द ऑन रिकॉर्ड है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो तीर्थक्षेत्र है ये इलीगल तीर्थक्षेत्र है। ये खुद ही वॉल्यूशन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मंशा का। उसका कारण क्या है कि जो इस्माइल फारूकी केस है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, अभी
ओवर रूल नहीं हुआ है, उसके लिए उनको 7 जजेज की बेंच बनानी पड़ेगी। और वो पैरा 59 या मेरे ख्याल से 101 और पैरा 59 के बीच में एक क्लॉज है कि अगर कोई ट्रस्ट फेम होता है तो वो ट्रस्ट पूर्व में, यानी जनवरी 93 के पूर्व का कोई भी ट्रस्ट का व्यक्ति भारतवर्ष में कहीं का होगा, उसको इसमें मेंबर नहीं लिया जाएगा। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की इस मंशा का वायलेशन किया गया इसमें। आप एक बात बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये ट्रस्ट है उसमें से अगर किसी को हटाना हो या किसी को लाना हो, मैं बात सिर्फ चंपत राय की कर रहा हूँ या फिर अनिल मिश्रा की, खबरें ये आ रही है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो क्या रिजाइन करने के केस में उनको सीधा हटा दिया जाएगा या फिर 2/3 मेजोरिटी का इंतजार किया जाएगा? जो ट्रस्ट में है, ट्रस्ट में प्रोवाइड है कई चीज़ है कि अनसाउंड माइंड हो जाए, अपराधी हो जाए, या ट्रस्ट का ब्रीच करे, या ट्रस्ट के खिलाफ कुछ गड़बड़ काम करे, या सेल्फ रिजाइन कर दें। तो इसमें तो एक क्लास आई गई कि सेल्फ रिजाइन कर रहे हैं, उसका वेट किस बात का हो रहा है? हमको कहना कि इनको हटाएं। एक बात मैं जानता हूँ कि रावण भी बहुत विद्वान था, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा प्रकांड पंडित था, लेकिन घमंड ने उसको डुबो दिया था। और इसको ट्रस्ट वाले को सोचना पड़ेगा। अयोध्या वालों को जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। एक एक जमीन के ये लोग चिन्हित कराते हैं प्रॉपर्टी डीलरों को ले लेकर, और प्रशासन इनके एजेंट के रूप में काम कर रहा सब है। तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें 2/3 बहुमत की कोई जरूरत नहीं है, सीधा इनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट? भाई क्लियर कट है कि रेजिग्नेशन उन्होंने दे दिया है, उसको एक्सेप्ट कर लें और उनके खिलाफ वो हो। मेरे क्या फैजाबाद बार एसोसिएशन एकदम इनके खिलाफ में है, और नहीं होगा तो हम लोग घेराव करेंगे शासन का इन लोग खिलाफ। अनिल मिश्रा और चंपत राय और गोपाल राव, हम तो कहते हैं सारे ट्रस्ट के खिलाफ FIR होनी चाहिए। क्या कि कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ, चाहे अपार्टमेंट का मामला था या लैंड डील का मामला था, लैंड डील में भी रेजोल्यूशन होना था। अगर रेजोल्यूशन हुआ है तो सारे ट्रस्टी तब भी भोगी हैं, और नहीं हुआ है तो तब भी उसके लिए क्राइम में बराबर सहभागी है। SIT की तरफ से बोला जा रहा है उनको 15 दिनों का और समय दिया गया है और बताया जा रहा है कि पिछले 5 सालों का वो ऑडिट करेंगे। तो आपको लगता है कि इससे चीजें और आपको क्या लग रहा है ये SIT है कि कई दर्जन SIT बन चुकी, क्या कंक्लूजन निकला है? इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। आप सीधी बात जान ली, SIT के क्या मतलब होता है? SIT ने कोई FIR तो की नहीं, और कहे थे 15 दिन में आ जाएगा। 15 दिन तक धैर्य बनाए रखिए, फिर अगला 15 दिन तक आएगा, फिर 15 दिन बाद आएगा। अब तो पत्रकारों को दबाव बनाएंगे ये लोग कि तुम लोग ना छापो कोई चीज़। तो ये सब टालने वाली प्रक्रिया है, और राम जी सब देख रहे हैं। ये बात जान लीजिए, मैं 3 वंश से राम जी की सेवा कर रहा हूँ। मेरे बाबा जी टांडा के 2 बार के विधायक थे, और मेरे बाबा ने स्वयं कहा था कि जो जन्मभूमि का चोरी करेगा, लूटेगा, खाएगा, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। और इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देख लीजिएगा कि अमिताभ श्रीवास्तव थे, वो भी खूब खाते थे वहाँ पे चोरी का पैसा, उनकी हत्या हो गई इलाहाबाद में। उसी तरह कई लोग मार दिए गए। जो जन्मभूमि का पैसा खाए उसको राम जी ने दंड दिया। खैर, कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन जो बायलॉज है और तमाम तरह की चीज़ें हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। कैमरामैन मनीष डोरियाल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या।